आज मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, लगभग इसके सारे कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। यानी कि +1 और +2 दोनों बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन की कंपटीशन के बच्चों के लिए भी। यहां पर नाम तो हम लोग लेंगे एस ब्लॉक का, लेकिन कंसेप्ट यहां पर सबों के होंगे। जैसे कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। इसी को फर्स्ट ग्रुप कहा जाता है और इसी को सेकेंड ग्रुप कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, Fr। और यहां पर इसके सामने खाली रहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन तो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे, इसलिए हाइड्रोजन के बारे में हम लोग यहां पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर इतने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड ग्रुप सेकेंड पीरियड देख रहे हैं, चाहे लिथियम हो या बेरिलियम हो। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकेंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट्स होते हैं वह एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। और एनोमेलस बिहेवियर का मतलब आपके समझ में आ चुका था कि जो जिस ग्रुप का मेंबर है उसके अंदर उस ग्रुप का कैरेक्टर नहीं होता है, उसके अलग होता है। और एनोमेलस बिहेवियर होने के कारण, शो करने के कारण भी, एक तो मैंने कहा था स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी और एक होता है लैटिस एनर्जी। ये जो आप हाइड्रेशन एनर्जी देख रहे हैं इसका मतलब होता है रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू bind number of water molecules by 1 mole एटॉम और मॉलिक्यूल। कि आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल है या 1 मोल कोई एटॉम है, वह अपने साथ जो वाटर को जोड़ता है तो 1 मोल सबस्टेंस के द्वारा वाटर को जोड़ते समय यह जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है
उस रिलीज्ड अमाउंट को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि कोई भी सबस्टेंस है वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, इसके बदले में वह एनर्जी रिलीज करता है। और दूसरा होता है यहां पर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी में आपको यहां पर याद रखना है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक वन मोल मॉलिक्यूल इनटू आयन या आयंस। आपके पास एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको यह आयन में तोड़ देता है। अब तोड़ने में एनर्जी खर्च होता है, तो तोड़ने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है। जितने अमाउंट में इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इसे हम लोग यहां पर कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो लैटिस एनर्जी एक तरीके का खर्च है और हाइड्रेशन एनर्जी एक तरीके का इनकम है, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यहां पर खर्च हो रहा है और यहां पर इनकम हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? मैंने एक चीज कहा था कि यदि साइज छोटा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ए स्मॉलर साइज हाइयर हाइड्रेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो सबस्टेंस है। अब उन दो सबस्टेंस का हम वहां पर कंपेयर करते हैं कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, इन दोनों में ज्यादा किसका क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर NaCl है। अब NaCl का यहां पर लैटिस एनर्जी भी हो सकता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी हो सकता है, दोनों होंगे। अब यहां पर यदि हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, तो यहां से जो एनर्जी मिलेगा वह एनर्जी क्या करेगा, इसके आयन को तोड़ देगा, क्योंकि यह तो एनर्जी दे रहा है। और यहां से जो एनर्जी मिला उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इसको तोड़ने में खर्च हो गया, तो पानी में डालते ही क्या बन जाएगा, Na+ और Cl- बन जाएगा। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जिस भी कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा और लैटिस एनर्जी कम होगा, वह वाटर में आसानी से सॉल्युबल होगा। याद हो गया? लेकिन यदि किसी का हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए और लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, तो वह वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो यहां पर कल चलते चलते हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी इस तरीके का देखा था। मान लीजिए यहां पर XY इज इनसॉल्युबल इन वाटर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि XY नाम का हमारे पास कोई कंपाउंड है और ये कहा जा रहा है कि यह वाटर में इनसॉल्युबल है।
इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। और यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है, जहां पर कि कहा जा रहा है कि AB इज soluble इन वाटर, तो यदि ये चीज वाटर में सॉल्युबल है तो यहां पर H.E का मतलब समझ जाइएगा हाइड्रेशन एनर्जी मैंने लिखा है, और L.E का मतलब समझ जाना कि मैंने यहां पर लैटिस एनर्जी लिखा है। तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है। ये 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे पहले हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि कल चलते चलते किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि जी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज पहले हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो यहां पर शुरू करते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी, या यूं कह दीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट में हम किन किन सब चीजों का पढ़ सकते हैं? नंबर 1 में कार्बोनेट का पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास जितने भी हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं कार्बोनेट के, उन सभी कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, एक ग्रुप हमारा ये हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया जो कि मैं इस साइड लिख रहा हूं, Hg, Ag, Au और Pt, यानी कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इस बीच में बाकी रेस्ट जितने भी रह गए, अब रेस्ट में कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, Zn ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये सब के सब मेटल्स है, याद रखिएगा। ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं और ये भी मेटल्स हैं। इसके भी कार्बोनेट हो सकते हैं, इसके भी कार्बोनेट हो सकते हैं और इसके भी कार्बोनेट्स हो सकते हैं। हमने सभी कार्बोनेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब ये जो कार्बोनेट है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, पोटासियम कार्बोनेट हो, रुबिडियम कार्बोनेट हो या सीजियम कार्बोनेट हो। एग्जाम्पल में हमने लिया Na2CO3, क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया। यहां पर मान लीजिए कि हमने ले लिया CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और यहां पर हमने ले लिया Ag2CO3। ठीक है, पेपर में आ गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब इसे आप हीट करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब इसे आप हीट करेंगे।
व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब आप इसे हीट करेंगे। शायद अभी आपको ये रिएक्शन याद नहीं होगा, लेकिन आपसे ठीक 2 मिनट के बाद आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। याद क्या रखना है यहां पर? यहां पर याद रखना है एक कहानी कि हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो 1 नंबर के बिगड़ैल होते हैं, कहिए कुछ करेगा कुछ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दिल के बड़े सीधे और साफ और सच्चे होते हैं, और अधिकांश तबका ऐसे होते हैं जो कि मिले जुले होते हैं, न बहुत सीधे होते हैं न बहुत टेढ़े होते हैं। तो अधिकांश हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको हीट करोगे ये ब्रेक ही नहीं होगा। यदि इसे आप हीट करेंगे तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। तो 1 नंबर का बिगड़ा हुआ है, यहां पर क्रॉस लगा दिए, यानी कि नो रिएक्शन। यदि सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। याद हो गया? और यदि इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? यह आपको देगा मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या देगा? मेटल देगा, ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यदि आपके पास Ag2CO3 है तो मुझे लगता है कि आप सही जवाब दे देंगे। क्या देगा? Ag देगा, क्योंकि मेटल तो इसके अंदर Ag है। CO2 देगा और O2 देगा। अब इसको बाद में आप बैलेंस कर लेंगे। समझ में आ गया? लेकिन ये जो है ये क्या देने वाला है? यह देगा मेटल ऑक्साइड, यह देगा मेटल ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो कौन सा मेटल ऑक्साइड देगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड देगा। तो CaO दे दिया प्लस में CO2। आपके लिए रिएक्शन इजी हो गया क्या? अब चाहे यहां पर इसने ZnCO3 दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा? ZnO बनेगा और CO2 बनेगा। तो हमने यहां पर कैटेगराइज कर दिया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। अलग अलग याद करने से बढ़िया है कि इसको साइंटिफिक तरीके से याद कर लीजिए, ग्रुप के नेचर को समझ लीजिए। याद हो गया? किन्हीं को कोई डाउट? तो ये पहला नंबर मैंने आपको बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड। तो ये नोट कर लें। और ये चीज आप बुक में ढूंढेंगे, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे जैसे कोई भाई बंधु मिल जाए तो वो बता देंगे, जिनके दाढ़ी बाल सफेद हो चुके हैं। अब नंबर 2 में हम लोग यहां पर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। अब नाइट्रेट पता है कि NO3 होने चाहिए, इसी को नाइट्रेट कहते हैं। यदि आपके पास यहां पर नाइट्रेट है तो यदि ये चीज है, ये 4, यदि ये 4 है तो यह क्या बनाता है? ये बनाता है मेटल नाइट्राइट, मेटल
नाइट्राइट प्लस O2। यदि मान लीजिए कि आपके पास NaNO3 है और इसे आपने हीट कर दिया तो यह बनाएगा NaNO2, क्योंकि नाइट्राइट का मतलब होता है कि NO2 होने चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रेट से किस में बदल जाएगा? नाइट्राइट में बदल जाएगा। बाकी ऑक्सीजन यह रिलीज कर देगा। लेकिन इस ग्रुप को यदि आप लेते हैं, इसके नाइट्रेट को आप लेते हैं, तो पहले की तरह क्या बनाएगा? यह बनाएगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या ऑक्साइड के यहां पर फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर केस में, लेकिन यह मेटल ऑक्साइड निश्चित रूप से बनाएगा। लेकिन यदि आप यहां पर इसे ले लेते हैं, इस ग्रुप को, तो यह बनाएगा मेटल प्लस नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड प्लस O2। अब जरा सा बात कर लेते भाई, यदि आपके पास यहां पर CaNO3 होल ट्वाइस है और इसे आपने हीट किया, तो जरा बताइए क्या बनाना चाहिए? फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये तो कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO प्लस यहां पर क्या बनाएगा? NO2। अब बैठ करके बाद में बैलेंस कर लेंगे। समझ में आ गया? और यदि आपके पास यहां पर AgNO3 है तो ये क्या देगा? Ag देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा। किन्हीं को कोई डाउट? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? तो हम लोगों ने यहां पर कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। अब जरा सल्फेट का भी देख लेते हैं। अब यदि हम लोग यहां पर सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट को देखते हैं, थर्ड नंबर में सल्फेट, तो इस केस में आप यहां से ऑक्सीजन के ऊपर सर्कल लगा दीजिए, आयरन के ऊपर, सॉरी, यहां पर आयरन के ऊपर सर्कल लगा दीजिए, क्योंकि ये है तो इसी ग्रुप का, लेकिन पर्टिकुलर केस में यहां पर इसके थोड़े से नेचर बदल जाते हैं। सल्फेट में, आयरन सल्फेट में, केवल आयरन सल्फेट के केस में, बाकी सबों का तो वैसा ही रहेगा, सभी ऑक्साइड वगैरह देंगे। नॉर्मली क्या होता है, यदि मैंने यहां पर FeSO4 लिखा, यदि हम सबों की जनरल बात करें तो यह बनाता है Fe2O3 प्लस 2SO2 प्लस O2। हालांकि ये बनाना चाहिए, ये बनाता नहीं है, ठीक है। जनरली इसको इस तरीके से कंपाउंड बनाना चाहिए हीट करने के बाद,
लेकिन होता क्या है यहां पर, यहां जो आप सल्फर डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, इसमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके यह बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहली बार तो यह ब्रेक होकर के ये बनाएगा, लेकिन इसी में फर्दर तुरंत क्या होगा, यहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो आप फाइनल यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर आप लिखते हैं SO3। तो ये आपका सही हो गया। लेकिन इस ग्रुप में बाकी आयरन को यदि छोड़ दिया जाए, इस ग्रुप में यदि आयरन को छोड़ करके हम किसी और के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आपने यहां पर ले लिया CaSO4, ठीक है, तो आप यहां पर CaO लिख दो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड ये भी है और मेटल ऑक्साइड ये भी है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, प्लस यहां पर हाफ O2 बना लिया, बाद में बैलेंस कर लेना। कैल्शियम सल्फेट को यदि आपने हीट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। हो सकता है कि बाद में ये आपस में रिएक्ट कर जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी हर जगह जैसे जो रिएक्ट कर रहा है वैसे ही होगा। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सॉल्युबिलिटी की। और हाँ, एक बात और, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। ये स्टेबिलिटी का रूल क्या है, यहां पर इसको मैं 2 अलग अलग तरीके से बताऊंगा। हायर वैल्यू ऑफ Q/R, Q का मतलब यहां पर चार्ज हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। Q का मतलब यहां पर क्या हो गया, चार्ज, और R का मतलब यहां पर हो गया रेडियस। यदि चार्ज बाय रेडियस का वैल्यू यदि ज्यादा है तो हायर वैल्यू ऑफ Q/R, लोअर विल बी स्टेबिलिटी। याद हुआ क्या, यदि Q/R का वैल्यू जहां पर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि CaCO3, एक हमने दिया MgCO3, एक मैंने आपको दे दिया BaSO4, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ये आ गया, इन तीनों को यदि हीट किया जाए तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, भाई ब्रेक तो होना ही है। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और यहां पर भी कार्बोनेट ही ले लेते हैं, और यह बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ब्रेक तो सभी हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन ब्रेक होगा, बाद में कौन ब्रेक होगा, और सबसे लास्ट में ब्रेक कौन होगा।
बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन क्या है? तो जो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा वो लास्ट में ब्रेक होगा। हाँ, और जिसका थर्मल स्टेबिलिटी लो होगा वो पहले ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो जरा देखो, बिल्कुल इजी है। ये सब के सब सेकेंड ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया है। मैग्नीशियम ऊपर में होता है, कैल्शियम इसके नीचे होता है पीरियोडिक टेबल में, और बेरियम इन तीनों में सबसे नीचे होगा। तो यहां पर इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस सबसे कम होगा। यदि हम चार्ज की बात करें तो 2+ चार्ज यहां पर भी होगा, 2+ चार्ज यहां भी होगा, 2+ चार्ज यहां भी होगा। मैंने इसके रेडियस का नाम रखा R1, इसका नाम रखा R2, इसका नाम हमने रखा R3। ठीक है, यादगारी के लिए। तो यहां पर यदि हम Q/R का वैल्यू निकालें तो यहां पर आपको मिलता है 2/R2, यहां पर मिलेगा 2/R1 और यहां पर मिलेगा 2/R3। देखो ये चीज समझ में आया क्या? तो ऊपर वाला वैल्यू तो सबों का सेम है, जरा ध्यान लगाना। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ऊपर वाला वैल्यू सबों का क्या है? सेम है। और नीचे वाला इसमें सबसे बड़ा कौन है? R3 है। तो यदि R3 नीचे वाला बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? कम होगा क्या? इसको ऐसे समझ लो, ये 2/2 है, ये 2/1 है और ये 2/3 है, यादगारी के लिए। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये होगा, ये होगा सबसे बड़ा, ये होगा इससे छोटा और ये होगा सबसे छोटा। ये हो गया सबसे छोटा, ये हुआ सबसे बड़ा। कोई डाउट? पहले यहां तक समझ लो। मोहित, ये वाला 2/2 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पर आपको नंबर मिला 1 नंबर। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 नंबर मिला क्या? और यदि 2 को 3 से डिवाइड करो तो देखो कितना आता है? तो 0.6 आया क्या? तो सबसे बड़ा वैल्यू ये हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, आ गया, और ये बीच का हो गया। तो मैंने कहा था कि Q/R का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब कि Mg क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा क्या? ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, ये हो गया मोस्ट स्टेबल इन तीनों में। यदि मैं यहां पर नाम दे दूं A, B और C, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से सबसे कम स्टेबल यहां पर कौन है भाई? B है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A होगा। और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? C होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर का पता लग गया क्या? सैनी साहब, ये पवन,
कोई डाउट आपको? किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताना। और इससे भी आसान एक और तरीका है कि यदि आपको ये लग जाए कि ऊपर वाला बराबर है, यदि आपको ये लग जाए कि ऊपर वाला बराबर है, तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा? छोटा। छोटा आते ही ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। तो आसानी से याद हो गया। यदि चार्ज यहां पर बराबर हो जाए, यदि चार्ज यहां पर बराबर हो जाए, तो जिसका रेडियस बड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा वो कम स्टेबल होगा। ठीक है? स्टेबिलिटी, स्मॉलर, नोट कर लें, स्मॉलर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन इज मोर स्टेबल। नंबर 2 में लार्जर कैटायन एंड लार्जर एनायन इज आल्सो स्टेबल। नंबर 3 में फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। नंबर 4 में डिफरेंट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज लेस स्टेबल। इसका मीनिंग अभी मैं समझाता हूं। ये तीनों चारों पॉइंट्स नोट कर ले भाई। यदि कैटायन और एनायन दोनों का साइज छोटा है तो उससे बनने वाले कंपाउंड स्टेबल होंगे, या फिर कैटायन और एनायन का साइज बड़ा है और उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होंगे वो भी स्टेबल होंगे। लेकिन मान लीजिए कि कैटायन का साइज बड़ा हो गया, एनायन का साइज छोटा हो गया, या फिर उल्टा हो जाए, वाइस वर्सा, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। इस चीज को हम लोग अपने समाज के एक एग्जाम्पल से याद करते हैं। मान लो कि एक लड़का जमा मूर्ख है, एक लड़की भी मूर्ख है, दोनों गोबर थापने वाले हैं, दोनों की शादी करा दो, जिंदगी आराम से कटेंगे। ठीक है? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों खेतों में मेहनत मजदूरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। या मान लो कि दोनों डॉक्टर ही हो, दोनों की शादी करवा दो, दोनों खुश रहेंगे। लेकिन गोबर थापने वाली की ब्याह करवा दो डॉक्टर से, दूसरे दिन तलाक। या किसी डॉक्टरनी की शादी अंगूठा छाप लड़के से करवा दो, उसकी भी जिंदगी नर्क हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर मैंने क्या कहा? स्मॉलर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन इज मोर स्टेबल। लार्जर कैटायन एंड लार्जर एनायन इज आल्सो स्टेबल। देखो, जो प्राय क्या होता है, जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसा हो ना, वहां पर अहम ज्यादा होते हैं, कोई किसी से झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। देखोगे खूब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तलाक हो गया भाई।
तो वो वही कंसेप्ट यहां पर हमें याद रखना है। ऐसा होता है हर जगह या कोई जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो ऐसे कंपाउंड हैं, मैंने यहां पर 3 कंपाउंड ले लिए, ये दोनों लगभग सिमिलर साइज के हैं, स्टेबल होंगे, ये दोनों भी लगभग सिमिलर साइज के स्टेबल होंगे, ये डिसिमिलर साइज के हैं, ये अनस्टेबल होंगे। बात समझ में आई? लेकिन यदि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल पूछा जाए तो कौन ज्यादा होगा? तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, 1 नंबर। बात समझ में आई क्या? स्टेबल ये भी है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके बॉन्ड की लंबाई क्या है? ज्यादा है, और बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होने पर क्या होगा भाई? स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं। छोटे धागे को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़े धागे को तो फिर भी हम तोड़ ही लेते हैं। किन्हीं को कोई डाउट? ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेबिलिटी का एक ट्रिक्स बताया। अब जो अपने सिलेबस में एस ब्लॉक है उसकी ओर मूव करते हैं। हालांकि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार लिख लें, ये नोट्स में भी है, फिर भी लिखें। एस ब्लॉक के बारे में आपको बता रहा हूं, खास करके अल्काली मेटल के बारे में। अल्काली मेटल्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, याद है क्या? नंबर 2 में एटॉमिक रेडियाई, यहां पर याद रखना है, इस तरीके से एरो का निशान लगाना और यहां पर लिख दो इंक्रीज। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज ऑफ, यानी कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। चाहे इतनी बात आप लैंग्वेज में लिखो, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉप करके इंक्रीज लिख दो, जैसे आपको याद रह सके। इसका मतलब हुआ कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। एक्चुअली क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। required amount of energy to remove one valence electron, V dot E का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, to remove one valence electron from isolated gaseous atom or ion। यदि आपके पास कोई एक एटॉम हो या कोई एक आयन हो और वह गैसियस स्टेट में हो और अकेला हो, आइसोलेटेड का मतलब अकेला,
और गैसियस का मतलब गैसियस स्टेट में हो। हमारे पास यहां पर Na है और यदि यह गैसियस स्टेट में है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब यहां पर जितना भी एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसे क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने कहीं पर Na यहां पर सॉलिड लिखा, यहां पर Na+ लिखा और यहां पर डेल्टा H यानी कि एनर्जी यहां भी खर्च हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि यह सॉलिड स्टेट में था और यहां पर यह क्या है? गैसियस स्टेट में है। यदि मान लीजिए कि आपके पास यहां पर Mg है, गैसियस स्टेट में है और इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और यहां पर कुछ अमाउंट में एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, तो यह भी डेल्टा H इस बार आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि इस बार यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। कंडीशन क्या है कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूज होने चाहिए। ठीक है? हाँ, यहां पर इस बात को आप इस तरीके से जरूर लिख सकते हैं, इस बात को यहां पर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आपके पास यहां पर मैग्नीशियम है और गैसियस स्टेट में है, इसने पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और यहां पर डेल्टा H1 और फिर यहां पर यह जो Mg+ है जो कि गैसियस स्टेट में है, इसने फिर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज माने जाएंगे और यहां पर डेल्टा H2 हमने लिखा, तो ये यहां पर कहलाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये यहां पर कहलाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब दोनों यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने पर जितने अमाउंट में इसको एनर्जी की जरूरत हुई, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर इसको जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत हुई, इसे कहा जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, यहां पर मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p6 और 3s1 सॉरी 2। यहां पर Mg ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं Mg 1+ है, 1s2 2s2 2p6 और यहां पर 3s1 बचा हुआ है। यहां पर Mg अब 2+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहां पर I.E1 मैंने नाम लिखा आयनाइजेशन एनर्जी का, यहां पर मैंने I.E2 मैंने नाम लिखा आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आपको यह बताना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी
इन दोनों में अधिक वैल्यू कौन सा है? इन्होंने कहा सेकंड, और कोई भाई? दूसरा ऑप्शन फर्स्ट है। तो फर्स्ट ज्यादा होगा, ये पता कैसे लगा? ठीक है, मैंने मान लिया कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज हायर देन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी इन दिस केस, बट व्हाई? क्योंकि सर उसने पहले ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था अपना, और फिर नीचे आके उसके पास पहले से एक कम था, फिर उसने दोबारा से नीचे दूसरे में एक कम दे दिया। चलिए, उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। पानी क्या? हाँ, पानी तो पीजिए, ये तो लेक्चर ही है पानी पिलाने वाला। अब यहां पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, ये था फर्स्ट का ए और बी था। अब सेकंड का मैं ए ले रहा हूं। आपके पास यहां पर Na गैसियस स्टेट में है, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। यहां पर Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। यहां पर 1s, इसका नाम हमने लिखा, मान लीजिए कि इसका मैंने नाम X रख दिया। ठीक है, यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमने X रख दिया इसका नाम। और नंबर बी में यहां पर Na+, यहां पर 1s2, 2s2, 2p6 और इनकेस किसी कंडीशन में इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, और इसका नाम हमने यहां पर Y रखा, जितने अमाउंट में इसको एनर्जी की जरूरत है। तो सेकेंड केस में बताएं कि X और Y में ज्यादा कौन है? कौन सा? सेकेंड वाले क्वेश्चन में X बड़ा है या Y बड़ा है? Y बड़ा है। कैसे पता लगा? ये स्टेबल है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और स्टेबल होने के बावजूद यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला होगा, इसे बहुत अमाउंट में एनर्जी की जरूरत हुई होगी। तो यहां पर Y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन X हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3s2 है और यहां पर 3s1 है। S यहां पर फुल्ली फिल्ड है और यहां पर S क्या है? हाफ फिल्ड है। जब फुल्ली फिल्ड होता है तो स्टेबल होता है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ वर्क होता है। तो इस केस में यहां पर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। अब समझ में आ गया क्या? किन्हीं को कोई डाउट? ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है, और जिसका आयनेशन एंथैल्पी जितना डिक्रीज होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पर लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सीजियम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज बड़ा है और आयनेशन एंथैल्पी लो है। अब यहां पर देखिए, यदि इसमें भी डाउट है तो ये मैंने लिया लिथियम और ये हमने ले लिया यहां पर सोडियम, और ये हमने यहां पर ले लिया पोटासियम। ठीक है, अंदर में प्लस है और बाहर में माइनस है। यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस।
यहां पर प्लस और माइनस बिल्कुल पास पास हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, लेकिन यहां पर इसके बीच की दूरी ज्यादा है, यहां पर उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना अट्रैक्शन यहां पर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है। इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, इसका मतलब कि आयनीकरण एंथैल्पी लो है। समझ में आ गया? हाँ सर। और उसके बाद नंबर 5 में यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी डिक्रीज होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी डिक्रीज होंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कल मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई अल्काली मेटल का? +1। ठीक है, अल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। 8th नंबर में मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। लिथियम में मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, सोडियम में उससे ज़्यादा होगा, पोटासियम में उससे भी ज़्यादा होगा, रुबिडियम में उससे भी ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और सीजियम में उससे भी ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब यहां पर 9th नंबर में सॉफ्टनेस ऑफ मेटल, ये भी इंक्रीज होगा, यानी कि यह ऊपर से नीचे आने पर यह और भी सॉफ्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब लिथियम क्या होगा? हार्ड होगा। यदि ऊपर से नीचे आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि लिथियम यहां पर क्या होगा? हार्ड होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब यदि हम डेंसिटी की बात कर ले, इसको मैं मिटा दूं क्या? यस सर।